नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। आज की क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए फिजिक्स का वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है कि अगर हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये फिजिक्स होता क्या है सर। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स के बारे में कहा जाता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, है ना, एंड इट्स लॉ। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ इज कॉल्ड फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग, हमारे पास कुछ इमेजेस हैं, है ना, हमारे पास कुछ इमेजेस है, इसके ऊपर पहले बात करते हैं। देखिए पहला इमेज जो हमारा है ना, जो पहला इमेज है वो क्या कर रहा है, गिटार बजा रहा है लड़का, है ना। दूसरा क्या कर रहा है, सेल्फी ले रहा है। तीसरा पिकनिक, चौथा प्लेइंग, पांचवा क्लाइंबिंग, छठा मछली पकड़ रहा है ना। सातवां ये पिकनिक मना रहा है। आठवां सब मिलके ले रहा है सेल्फी। और नौवां क्या है, मछली तल रहा है, कुछ खाने की चीज को ये, है ना, रोस्ट कर रहा है। तो ये सभी काम है ना। ये सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल है किसका, वर्क का। ये सभी एग्जाम्पल है वर्क का। सभी काम करना, जो भी हम लोग डेली लाइफ में काम करते हैं, है ना, डेली लाइफ को जीने के लिए जो भी चीजें करते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। ठीक। तो ये जो भी इमेजेज आपके सामने दिख रहे हैं वो सभी क्या है, वर्क का एग्जाम्पल है। लेकिन चूंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं सर, है ना, तो जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में वर्क का मतलब कुछ और होता है। फिजिक्स में वर्क का मतलब क्या होता है, कुछ और होता है। तो क्या कहेंगे वर्क को, तो सबसे पहले आता है वर्क का डिफिनीशन, है ना। अगर डिफिनीशन की बात करते हैं हम लोग तो क्या कहता है, वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ओनली इफ इट्स डिस्प्लेस द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब आप इसको कह सकते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है सर, ये एक ऑब्जेक्ट है। इसको हम कब कह सकते हैं कि वर्क हो रहा है, जब आप इसको फोर्स लगाइए इस पर, है ना, फोर्स लगाए और ये कुछ दूर तक डिस्प्लेस करके दूसरे जगह पे मिले, है ना, ये बी पोजीशन पर मिले। जब तक ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक नहीं कहा जा सकता है कि वर्क डन हुआ है। ठीक। तो मतलब आप कितनों फोर्स लगाते रह जाइए, है ना, कितनों फोर्स लगाते रह जाइएगा सर, अगर वर्क डन नहीं हुआ है तो आप उसको फिजिक्स में हम लोग उसको वर्क नहीं कर सकेंगे। ठीक। तो क्या समझ में आया जी, कि वर्क डन हो रहा हो, सेड टू डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब कोई फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट किया जाता है ना, तो ओनली इफ इट डिस्प्लेस द बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना। जब तक वो डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा सर, तब तक हम उसको वर्क नहीं कर सकते। ठीक। चलिए आगे समझते हैं इसको। द वर्क डन बाय ए फोर्स इज मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है सर, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर हम लोग इस पर n न्यूटन का फोर्स लगाते हैं या F फोर्स लगाते हैं और ये S डिस्प्लेस करके B पोजीशन पर हमको मिलता है। A पर था, जब इस पर फोर्स लगाए तो ये D डिस्टेंस कवर किया या फिर S डिस्टेंस कवर किया और ये बी पे चला गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, कि ये दोनों के मैग्नीट्यूड को, यानी एफ, है ना, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इस दोनों के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। यानी वर्क इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक। अब कहता है कि वर्क डन फिजिक्स में जो कहा जाता है कि एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन इन फिजिक्स, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले समझने का है चेंज इन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट।
ये क्या किया आदमी, देखो ये आदमी इस बॉक्स को ठेल रहा है ना, फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ए पर था बी पे चलाएगा, ये बॉक्स यहाँ पे चले आएंगे, तो ये वर्क डन कहला सकता है। या फिर देखो ये क्रेन है, इस कार को खींच के अपनी तरफ ले जा रहा है, और जब ऐसा हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, वर्क डन कहेंगे, है ना। ये कार जो है इस क्रेन के द्वारा खींचा जा रहा है। दूसरा क्या है, चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन। चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन का मतलब क्या है कि स्कूल में एक फुटबॉल मैच हो रहा है, एक बच्चा जो है इस फुटबॉल पर फोर्स लगाता है नीचे से, तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। उसी तरीके से एक बैट्समैन जो है क्रिकेट मैच में क्रिकेट खेल रहा है, और जब वो अपने बल्ले से इस गेंद को हिट करता है तो ये गेंद क्या है, एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ये दो चीज़ हो सकता है, या तो बॉल जो है अपना स्पीड बढ़ जाएगा, या फिर उसका क्या हो सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकता है। और एक आता है कि चेंज इन शेप और साइज। चेंज इन शेप और साइज का मतलब है कि ये देखो एक स्प्रिंग है ना, ये एक स्प्रिंग है, इस पर एक गेंद रखे थे, जब इसको ऊपर की ओर उछाले तो ये उछल गया, है ना। यानी कि कंप्रेस स्प्रिंग व्हेन रिलीज डज वर्क ऑन ए बॉल। जब इसको कंप्रेस को रिलीज किया गया तो गेंद ऊपर उछलेगा, है ना। तो ये सभी वर्क के एग्जाम्पल्स हैं। अब चलिए, अब क्या कहना है सर कि मान लेते हैं कि ये ए बॉडी है, ये हमारा बी बॉडी है, और यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट है सर वो एस है। इस पर हम लोग अप्लाइड फोर्स जो है वो एफ लगाए हैं, है ना। तो इफ एफ इज द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड एस इज द डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, या इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड वर्क। मतलब इस बॉडी को यहां से मूव करके हमने बी पर लाया, तो मान लेते हैं कुछ ना कुछ यस डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, है ना, और फोर्स लगाए, तो देन वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लोग एफ से रिप्रेजेंटेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एफ एस। तो पहला जो हमारा इक्वेशन मिला सर वो मिला क्या, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है सर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या देख रहे हो, अब यहां पे तुमको दिख रहा है एक अलग कहानी। यहां से ये ए बॉडी को, है ना, इस ए बॉडी को हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं और बी तक ले जाना चाहते हैं, है ना, बी तक इसको ले जाना चाह रहे हैं हम लोग। तो देखो ये ए है ना, ये ए है, इसको ले जाएंगे सर बी की ओर, ठीक, बी की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन जो फोर्स का है वो रस्सी लगा के देखो ये आदमी खींच रहा है, और इसका मूवमेंट जो है वो देखो सीधा हो रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर से फोर्स लगाए, इधर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये बॉडी यहां आ गया। अब क्या हो रहा है सर, फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, मतलब फोर्स का जो लगने वाला जो डायरेक्शन है वो अलग है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग है। तो ऐसे कंडीशन में क्या कहेंगे, यानी वर्क डन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अबर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है ना, फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होगा। आई थिंक यहां पे आप लोग को थोड़ा सा कंसस हो जाना है, इसलिए क्योंकि यहाँ के कुछ चीज़ों को हम आगे अप्लाई करने वाले हैं, और जब अप्लाई करेंगे तो हमको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखिए 90 डिग्री है ना, ये इसका 90 डिग्री है, यानी कि यहाँ लिख सकते हैं कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक, ABC क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अब तुम सोचो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये जो 90 के सामने वाला होता है उसको हम लोग कहते हैं थीटा डिग्री। उसको क्या कहते हैं? थीटा। तो अगर आप इसको थीटा कहिएगा तो ये एंगल जो आपका है वो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक, ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। या अगर हम लोग इस एंगल को, है ना, अगर हम लोग इसको ऐसे समझे कि सर हमने क्या किया कि ये 90 था मेरा, है ना, ये 90 है और हमने इस एंगल को माना थीटा, इसको थीटा माना, तो आपको इसको क्या मानना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो आपकी मर्जी। बस अंतर यही है सर कि जिस लाइन सेगमेंट पर 90 डिग्री का एंगल और थीटा डिग्री मिलेगा उसी को हम लोग लेंगे बेस। क्या लेंगे? बेस। ये हमारा है बेस, यानी कि सी ए इज इक्वल टू क्या है? बेस है। अब क्या हो जाएगा? जब सी ए इज इक्वल टू बेस हो गया तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, है ना। बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, है ना। और बी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के भी ट्रायंगल में चेंज नहीं होता है। ठीक, अब देखिए करना क्या है। यहां पे 3 लाइन सेगमेंट आपके पास है, सी ए बी और बी सी। इस सभी का हमको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। और जब आप सभी का रेशियो निकालोगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे बी सी बाई सी ए। बी सी बाई बी ए, पहले बी ए ले लेते हैं। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बी ए, ये पहला रेशियो हो गया आपका। दूसरा लेके किसको लेंगे? दूसरा लेंगे सी ए बाई बी ए, है ना। दूसरा लेंगे सी ए बाई बी ए। तो देखो बी सी बाई बी ए पहला रेशियो लिए, दूसरा सी ए बाई बी ए दूसरा रेशियो ले लिए। तीसरा रेशियो लीजिए सर, तो अब क्या लेना है आपको? बी सी बाई सी, इसका, है ना, देखो इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका और तीनों ले लिए। अब जो बी सी बाई बी है ये क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो पहला क्या? बी सी क्या? तो बाई एच, क्या है? एच। दूसरा है सी ए क्या है? बी बाई एच। तीसरा है बी सी बाई सी, क्या है आपका? पी बाई बी। अब देखिए वैसा रेशियो जो P बाई एच है उसको हम लोग कहते हैं कोसाइन। क्या कहते हैं? कोसाइन। B बाई एच है तो सॉरी, इसको कहते हैं साइन। है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साइन। देखो P बाई एच जो है इसको कहते हैं साइन, B बाई एच जो है इसको कहते हैं साइन, और P बाई बी जो है इसको कहते हैं टेंजेंट। अब देखिए ये सब किसका से किससे रेशियो करते हैं? ये सभी रेशियो से है थीटा से, है ना। थीटा के कारण ये सब रेशियो भी आपने कैलकुलेट किया है। इसको लिखते हैं थीटा, इसको लिखते हैं कॉस थीटा, इसको लिखते हैं, है ना। साइन थीटा इज इक्वल होता है P बाई एच, कॉस इक्वल टू होता है B बाई एच, टेन थीटा बाई बी, है। इसको ऐसे याद करना है, पंडित भोला प्रसाद हर बोले साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच और टेन थीटा इज इक्वल टू P। इतना आपको याद रखना पड़ेगा
आप पावर एनर्जी वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं तब। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हुआ है तो आप वीडियो को पीछे कर लीजिए, है ना, थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में कर। उसके बाद देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है सर कि जो वर्क डन हमारा हो रहा है ना, जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन क्या है, W है ना, ये क्या है, W है। और W किस किस चीज पर डिपेंड करता है इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी अगर आप फोर्स बढ़ाइएगा तो वर्क बढ़ेगा, फोर्स को अगर घटाइएगा तो वर्क आपका घटेगा। यानी अगर फोर्स को डबल कर दिया गया है, F इज इक्वल टू डबल हो जाए तो वर्क इज इक्वल टू डबल हो जाएगा। और अगर फोर्स को हाफ कर लिए तो आपका वर्क क्या हो जाएगा सर, ये भी हाफ हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा क्या कहता है, वर्क जो है आपका, जो वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, डिस्प्लेसमेंट का। यानी कि अगर वर्क को बढ़ा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ना चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो वर्क डन ज़्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर कम है तो वर्क डन कम है। ठीक, अगर डिस्प्लेसमेंट कम है तो वर्क डन कम है। अब देखिए यहां पे क्या है कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डबल कर दीजिए तो वर्क डन आपका डबल हो जाएगा, और अगर डिस्प्लेसमेंट को हाफ कर दिए तो वर्क डन आपका हाफ हो जाएगा। ठीक, तो यही दोनों फैक्टर है जो कि वर्क को इफेक्ट करता है ना। वर्क को इफेक्ट करने में दो ही चीजों का हाथ है सर। पहला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब देखिए जो हमने अभी ये कॉस थीटा वाला समझा उसको यहां पे अप्लाई करते हैं, है ना, यहां पे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए यहां पे इसको देखो, अप्लाई करके देखेंगे। हमको क्या पता है कि W इज इक्वल टू होता है Fs, कब, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, along the direction of force, along the direction of force। डिस्प्लेसमेंट जब डायरेक्शन ऑफ फोर्स के साथ है तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, W इज इक्वल टू Fs। लेकिन इस इमेजेस में क्या दिख रहा है कि ये A बडी है, इसको B तक पहुंचाना है, और इसको हम लोग खींच कैसे रहे हैं सर, इस तरीके से मूव कैसे कर रहा है सर, एकदम स्ट्रेट लाइन में। तो फोर्स जिधर लगा रहे हैं उधर मूव हो नहीं रहा है। तो ऐसे स्थिति में समझो कि ये ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मूवमेंट इस तरीके से है सर, और जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो इस तरीके से लगा रहे हैं। यही ये इमेज बता रहा है। तो क्या होगा कि ऐसे स्थिति में ये जो एंगल है, ये थीटा एंगल, ये हमारे वर्क को इफेक्ट करता है, समझ गए। अब देखो इसमें भी तो हम इसको राइट एंगल मान सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेनस हो गया, है ना। तो अब देखो क्या है कि आपके पास क्या है,
अगर इस परपेंडिकुलर को हमने नहीं बनाया होता तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, बी है और एच है। और आप जानते हैं कि बी बाई एच को हम लोग कहते हैं कॉस थीटा। क्या कहते हैं? कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जब वैसी स्थिति, जब डिस्प्लेसमेंट किसी भी बॉडी का फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो रहा हो, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, है ना। इसी को हम लोग लिखते हैं W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जो कि ये कॉस थीटा का वैल्यू आपको हमेशा दिया रहेगा जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब, है ना। कॉस थीटा का वैल्यू दिया रहेगा। अब यहीं से आपको एक कमेंट सेक्शन में के लिए दे देते हैं होमवर्क। आपको क्या करना है, कॉस थीटा 0 का वैल्यू, है ना, कॉस 15 का वैल्यू 15 डिग्री का, कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू, ये सब का वैल्यू लिखना है। आप कमेंट सेक्शन में ये सब का वैल्यू लिखेंगे, है ना। अगर नहीं है, नहीं आता है समझ में, तो आप टेंशन नहीं लेना। इसके बाद वाले जो वीडियो हम अपलोड करेंगे इसमें, वहां पे हम इसका यूज करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब यहां से क्या समझ में आता है सर, कि हम लोग क्या देखें कि अगर हम लोग इस चीज को समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर हमें चीजें समझ में आएगी। और वो क्या समझ में आएगा आपको, कि जैसे जैसे हम लोग इसको अपनी डिपेंडेंसी के आधार पर देखते हैं, तो क्या पता चला, यहां पे कहता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और यहां पे कहा गया W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लिखोगे, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Fs, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आपको मालूम है कि ये कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है सर। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Fs। ये W इज इक्वल टू Fs कब होगा, जब डायरेक्शनल में जो फोर्स का डायरेक्शन है उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन किसी और डायरेक्शन में है, फोर्स किधर कहीं और से लग रहा है और मूवमेंट कहीं और दिख रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप यहां लिखेंगे W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। W इज इक्वल टू Fs cos थीटा, जहां F इज इक्वल टू फोर्स और S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना। F इज इक्वल टू फोर्स और S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए धन्यवाद। आज के वीडियो में ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक सब समझेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर। अगर जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने फ्रेंड को इसको शेयर करें, है ना। ऐसे बच्चे को शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है और जिसे फिजिक्स में दिक्कत होता है समझने में। तो हम कोशिश करेंगे इजीली आपको ये चीजें समझाने की, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका सिलेबस भी सही समय पे खत्म होगा, और चीजों को सीखते हुए हम करेंगे, है ना। इसीलिए ड्रीम टेक एजुकेशन का एक मोटो है, और वो है कि पढ़ो हम पढ़ाएंगे, है ना। हम पढ़ाएंगे, तो ऐसा नहीं है पढ़ो, अगर पढ़ोगे तो हम पढ़ाएंगे सर, है ना। और आप इसी तरीके से मेरे चैनल पे जुड़े रहें, और जुड़े रहने से आपको क्या होगा कि आपको इसी तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे, और वो आपके जीवन को आसान करता जाएगा। आप